वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एकेडमी। पिछले क्लासेस में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट्स लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में। वर्ड में हमने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, वन सिलेबल, मोर देन वन सिलेबल। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, निर्माण के आधार पर जो है सिंगल वर्ड, कंपाउंड वर्ड फिर दो भागों में डिवाइड किया था। कंपाउंड वर्ड विथ हैफन, विदाउट हैफन। उसके बाद फिर हमने ग्रामर के दृष्टिकोण से पढ़ाया था कि 8 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। और फिर वोकेबलरी बिल्डिंग के अनुसार जो है मैंने 4 प्रकार के वर्ड्स बताए थे, जो आपका नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। और इसके बारे में मैंने बताया था कि जब वोकेबलरी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ आपको पढ़ाएंगे कि क्या होता है एफिक्सिस, क्या होता है सफिक्सिस, क्या होता है इनफिक्सिस, क्या होता है प्रीफिक्सिस, क्या होता है, आई मीन प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स। ये 3 टर्म है। जब इसको आप अच्छे तरीके से जान लेंगे तो फिर आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में वोकेबलरी जो है वो कैसे हम अपना इन्हेंस करते हैं, कैसे अपने वोकेबलरी को बढ़ाते हैं। उसका एक मेथड होता है। कुछ चीज़ों को रटना पड़ता है, कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है। तो जब हम वोकेबलरी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ देख पाएंगे कि कैसे हम वोकेबलरी को अपना मजबूत करें। फिलहाल हम लोग अभी ग्रामर में वर्ड तक पढ़ा था। आज हम लोग वर्ड से आगे फ्रेज पढ़ेंगे, फ्रेज से आगे सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसमें से लेटर कंप्लीट कर लिया था, वर्ड को भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स विदाउट वर्ब which have which has some meaning but not complete meaning. Sense is called phrase. Ram and Syam. Intelligent. तो फ्रेज क्या होता है? A group of two or more than two words without verb
विच हैव सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं और उसमें वर्ब एब्सेंस होता है, वर्ब की मौजूदगी नहीं होती है, और उसके कुछ तो मीनिंग निकलते हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस नहीं होता है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। जैसे राम और श्याम, राम एंड श्याम, तो राम एक नाउन है और श्याम क्या है, एक नाउन है। तो ये दो नाउन से मिलकर बना हुआ, दो या दो से अधिक शब्द जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब हुआ राम और श्याम। अब राम और श्याम के बारे में हमें क्या कुछ स्पेसिफिक जानकारी मिल रही है कि राम और श्याम क्या क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, या क्या बात है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो इसके कुछ इनकम्प्लीट सेंस हैं, मतलब कुछ मीनिंग तो है लेकिन सेंस कैसा है, इनकम्प्लीट है। अगर दी कंप्लीट सेंस हो जाए और उसमें वर्ब मौजूद हो तो वो सेंटेंस हो जाता है, तो ये फ्रेज कहलाएंगे। अगला जो है ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। तो ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, इंटेलिजेंट का मतलब होता है तेज। तो बहादुर और तेज, अब कौन बहादुर कौन तेज, किसके बारे में क्या बात हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कुछ तो मीनिंग है लेकिन कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस नहीं है, इसीलिए ये क्या कहेगा, फ्रेज। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, है ना, आफ्टर 2 ईयर्स, ये जितने भी दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं ये क्या कहलाते हैं, फ्रेज कहलाते हैं। तो चूंकि दो नाउन नाउन मिला तो इसको हम नाउन फ्रेज कह देंगे। यहां पर दो एडजेक्टिव हैं तो इसको एडजेक्टिव फ्रेज कह देंगे। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, है ना, इन दिल्ली, ये सब प्लेस के बारे में बता रहे हैं और ये सारे एडवर्ब होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्बियल फ्रेज करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि फ्रेज जो है उसको फर्दर हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, जिसमें से पहला होगा नाउन फ्रेज, दूसरा क्या हो जाएगा, तो फ्रेज को फर्दर हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। जो पहला होगा उसको कहेंगे नाउन फ्रेज, दूसरा जो हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, और जो तीसरा जो हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज। तो अगर दी दो नाउन से मिला हुआ शब्द होगा तो उसको नाउन फ्रेज करेंगे। दो एडजेक्टिव से मिला हुआ, दो या दो से अधिक एडजेक्टिव के मिलने से जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा उसको एडवर्बियल एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। और या दो से अधिक शब्द जो एडवर्ब के बारे में बतलाता हो वो क्या कहलाएगा, एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। तो हम लोगों ने फ्रेज को देखा। अब फ्रेज से बड़ा क्या होता है, सेंटेंस होता है। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब सेंटेंस क्या होता है, सबसे छोटा क्या था, लेटर। हमने बहुत सारे लेटर्स को मिलाया तो क्या बना, वर्ड। हमने बहुत सारे वर्ड्स को मिलाया लेकिन उसमें वर्ब मौजूद नहीं हो तो वो क्या कहलाया, फ्रेज। हमने बहुत सारे वर्ड्स को मिलाया और उसमें वर्ब भी मौजूद हो तो वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives which gives complete sense is called sentence। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। इंडिया क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है।
तो इसका पूरा पूरा कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, इसीलिए ये क्या है, सेंटेंस है। लेकिन इसी को मैं अगर ऐसा करूं, कंट्री इंडिया अ सेकुलर इज, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में सबसे सेंटर में जो क्या होना चाहिए, ये वर्ब का फॉर्मेशन होना चाहिए। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और बाकी ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस में क्या होगा कि अगर दी फॉर्मेशन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह का फॉर्मेशन होगा तो ये सेंटेंस होगा। लेकिन अगर आपका यहाँ देखिए वर्ब कहाँ चले गया, लास्ट में, तो इसका फॉर्मेशन अगर दी गड़बड़ा जाए तो ये क्या होगा, सेंटेंस नहीं होगा। तो हमने जाना सेंटेंस के बारे में, और जैसे ही मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली जनरली हम किसी भी सेंटेंस को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। करने के लिए 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a sentence can be divided into three parts: subject, verb, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से प्रश्न उठता है, हमने सेंटेंस के बारे में जान लिया, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जब हम स्कूल जाते थे बचपन में, तो वहाँ हम लिखते थे टू द प्रिंसिपल, है ना, और उसके बाद स्कूल का नाम लिखते थे, फिर नीचे लिखते थे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हम क्या लिखते थे कि 2 दिनों की छुट्टी चाहिए, या फी देर से जमा करने के बारे में इन्फॉर्म करते थे कि अगर दी फी जमा करने में देरी हो जाती थी तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते थे। तो कुल मिलाकर उस पूरे लेटर में जिस चीज़ के बारे में बात होती थी वो क्या होता था, सब्जेक्ट। तो मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, तो इंडिया के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चला कि हम जिसके विषय में बात करते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। एक तो ये हो गया, या जो कार्य को करने वाला होता है, जो एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है ना, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो अगला हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में। अ सब्जेक्ट इज अ डोर ऑफ एन एक्शन। और समवन और समथिंग वी टॉक अबाउट।
जैसे हमने कहा कैट इज एन एक्टिव एनिमल, और इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो इस पूरे सेंटेंस में जो बात हो रही है वो कैट के बारे में हो रही है, इंडिया के बारे में हो रही है। तो पूरे सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। और एक एग्जांपल मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि जैसे आई डिड इट, तो ये वर्ब है, तो इसमें काम को करने वाला ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे सी कॉल्ड मी, तो ये वर्ब है, तो इसमें से सी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सब्जेक्ट के, है ना। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य को करने वाला होता है, या हम जिसके विषय में बात करते हैं वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। नाउन, प्रोनाउन, जनरली अ नाउन, प्रोनाउन और noun equivalent comes in the place of subject. Mohan reads newspaper every day. She called my mother last night. Teaching
इज एन आर्ट। तो ये मोहन सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के स्थान पर कौन है? नाउन है। सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या है? प्रोनाउन है। टीचिंग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन इक्विवेलेंट है। तो यही पॉइंट मैंने आपको पढ़ा है कि जनरली कौन कौन आ सकता है? या तो नाउन आ सकता है, या तो प्रोनाउन आ सकता है, या तो क्या आएगा? नाउन इक्विवेलेंट। मतलब किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, फॉर्मेशन में हम क्या देखते हैं कि जनरली सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन, प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट आता है। फिलहाल के लिए आप इतना जानें, और यही तीन आता है। और अगर दी ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये देखिए, रीड्स क्या है? ये वर्ब है। कॉल्ड क्या है? वर्ब है। इज क्या है? वर्ब है। तो बाकी जो ये यहाँ से वहाँ तक जाएगा, ये किस में चले जाएगा? ऑब्जेक्ट में। ये किस में चले जाएगा? ऑब्जेक्ट में। और ये किस में चले जाएगा? ऑब्जेक्ट में। तो जैसे सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आया, या प्रोनाउन आया, या क्या आया? नाउन इक्विवेलेंट आया। उसी तरह से ऑब्जेक्ट जब आपको पढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन, प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट तो आता ही है, इसके साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब भी आ सकता है। तो जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। ये है। अब इसी में नंबर ए के बाद नंबर बी, नोट में नंबर बी। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट दो हैं। एक तो आपका आएगा इट, और एक आएगा THERE, देयर। इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहिए या डमी सब्जेक्ट कहिए। जैसे एच फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि इट इज माई पेन, या देयर वाज अ किंग। तो अभी अभी मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया कि हम जिसके विषय में बात करते हैं वो सब्जेक्ट है। तो यहाँ जो बात हो रहा है किसके विषय में बात हो रहा है? माई पेन के बारे में। देयर वाज अ किंग, यहाँ किसके बारे में बात हो रहा है? अ किंग के बारे में। तो उस हिसाब से ये तो सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हम जिसके विषय में बात करते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट कहाँ आता है? वर्ब से पहले आता है, सेंटेंस में फॉर्मेशन वहाँ रहता है। लेकिन ये माई पेन के लिए ही ये कौन सा वर्ड आया है? इट आया है। ये अ किंग के लिए ही कौन सा वर्ड आया है? देयर आया है। तो इस दोनों को, इट और देयर को हम क्या बोलेंगे? इट और देयर को हम लोग बोलेंगे डमी सब्जेक्ट। ये जो है, ये जो होगा, डमी सब्जेक्ट कहेंगे या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि ये किसी के बारे में इंट्रोडक्शन देता है। इट क्या है? पेन के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है। देयर क्या है? किंग के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो इसीलिए इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहिए या डमी फॉल सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ है, इसके बारे में इसको इंडिकेट करने के लिए सब्जेक्ट आया है, तो इसको हम डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन आता है? तो सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट आता है। तो यहाँ पर इट और देयर क्या है? ये प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है ना। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट जो होगा इसमें नोट में, वो आप ये लिख लें कि नंबर सी। जनरली a subject comes before a verb। मतलब अगर दी स्ट्रक्चर की बात करें हम, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, फिर क्या होगा? वर्ब, फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या होगा? अदर वर्ड होगा।
तो हमने जो कहा अभी वो ये कहा कि वर्ब है तो जनरली सब्जेक्ट जो है वो कहाँ आता है, वर्ब से पहले आता है। जनरली कहाँ आता है, वर्ब से पहले। लेकिन इससे पहले वाले केस में देखिए, अंग्रेजी में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, अंग्रेजी में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। अगर दी 90% चीज़ें पॉसिबल है तो उसके लिए हम कोई रूल रेगुलेशन बना देते हैं, और जहाँ 10% फॉलो नहीं होता है तो उसको भी हम पढ़ते हैं। तो ये हमने आज सब्जेक्ट के बारे में जाना। अब सब्जेक्ट के बाद हम लोग जानेंगे वर्ब के बारे में। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और हम जानते हैं वर्ब के बारे में। अब वर्ब क्या होता है, तो जिससे एक्शन या अकरेंस का पता चले, पोजीशन का पता चले, वो कहलाता है वर्ब। तो हम कह सकते हैं, अच्छा अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले कोई ना कोई वर्ड होगा। जैसे नाउन एक वर्ड है, वर्ब एक वर्ड है, एडजेक्टिव एक वर्ड है। तो सबसे पहले कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा जो एक्शन या पोजीशन को बतलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं, तो डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, वर्ड होगा तो लिखेंगे द वर्ड विच shows एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। तो वैसे शब्द जो किसी सब्जेक्ट के एक्शन या पोजीशन को बतलाए वो क्या कहलाएंगे, वर्ब कहलाएंगे। जैसे सी टीचेज इंग्लिश, आई एम राइटिंग नाउ। स्नेहा इज वेरी हैप्पी। तो सेंटेंस में जो टीचेज है, टीच मतलब क्या हो जाएगा, पढ़ाना। तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। यहाँ एम राइटिंग, राइट मतलब लिखना, तो ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। चूंकि ये सपोर्ट में आया है तो ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और स्नेहा इज वेरी हैप्पी, तो ये भी क्या होगा, मेन वर्ब होगा। तो यदि किसी सेंटेंस में केवल कोई एक ही वर्ब रहे तो वो मेन वर्ब होगा। जैसे यहाँ एक ही वर्ब है, यहाँ पर भी एक ही वर्ब है, ये मेन वर्ब होगा। वर्ब जब मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तो ये सब चीज़ों की चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस में केवल एक वर्ब हो तो उसको आप मेन वर्ब मान लेंगे। चाहे उससे एक्शन का पता चले ना चले, उससे हमें कोई लेना देना है। अगर इस सेंटेंस में केवल एक वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगा, और एक से अधिक वर्ब है तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब और लास्ट वाला मेन वर्ब होगा। जैसे यहाँ दो है, अब किसी सेंटेंस में चार वर्ब आ जाए तो वैसे कंडीशन में जो पहला वाला होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, और जो लास्ट वाला होगा वो क्या होगा, मेन वर्ब। तो टीच मतलब पढ़ाना, यहाँ एक्शन का पता चल रहा है, ये एक्शन वर्ब है, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा वर्ब है, एक्शन। राइट मतलब लिखना, तो ये कौन सा वर्ब है, ये भी एक्शन वर्ब है। लेकिन स्नेहा इज वेरी हैप्पी, कि स्नेहा बहुत खुश है, तो क्या यहाँ कोई काम का पता चल रहा है, नहीं, काम का नहीं पता चल रहा है, उसके अवस्था का पता चल रहा है। जैसे हमने बोला सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, तो क्या किसी काम का पता चल रहा है, क्या वो कोई काम कर रही है, नहीं, तो ये उसके पोजीशन का पता चल रहा है। तो यही जो वर्ब होगा ये किसको बतलाएगा, पोजीशन को बतलाएगा। तो द वर्ड विच सोज एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट, किसके, तो सब्जेक्ट के एक्शन या पोजीशन को बतलाता हो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सी, कौन है, आई है, स्नेहा है, तो ये सी के एक्शन को बतला रहा है, ये आई के एक्शन को बतला रहा है, और ये स्नेहा के पोजीशन को बतला रहा है। तो वैसे शब्द जो एक्शन या पोजीशन को बतलाते हैं वही क्या कहलाते हैं, वही आपके वर्ब कहलाते हैं। अब वर्ब के बारे में थोड़ा सा और सा डिटेल्स में हम लोग जानते हैं।
तो वर्ब जो है दो प्रकार का होगा बाय नेचर, एक होगा एक्शन और दूसरा होगा नॉन एक्शन। और इसी नॉन एक्शन में तीन हो जाते हैं। पोजीशन, पोजीशन, अकरेंस को बतलाएंगे। तो वर्ब दो प्रकार के, एक एक्शन और दूसरा क्या हो जाएगा नॉन एक्शन। नॉन एक्शन भी कितने प्रकार के, तीन भाग में बांट सकते हैं, जिसमें पोजीशन होगा, पोजीशन होगा, अकरेंस होगा, है ना। और वर्ब के रूप की बात करें तो V1, V2, V3, V4, V5, ये वर्ब के रूप हैं। तो वर्ब के बारे में हमने क्या जाना, एक एक्शन जिससे कार्य का पता चलेगा, इससे किसका पता चलेगा, कार्य का पता चलेगा। और इससे किसका पता चलेगा, तो इससे अवस्था का पता चलेगा। अवस्था में क्या क्या, तो पोजीशन, पोजीशन और अकरेंस, किसी चीज के होने का पता चलेगा। चलिए इस स्लाइड में तो बाकी नहीं आएगा, तो मैं दूसरा पॉइंट जो है उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। तो यहाँ से पता चला कि वर्ब के कितने रूप होते हैं, वर्ब के 5 रूप होते हैं। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। एक तो वी नोट हो जाएगा, दूसरा जो होगा V1 या V5, तीसरा जो होगा वो होगा V2, चौथा जो होगा वो होगा V3, और पांचवा जो होगा वो होगा V4। अब वी नोट क्या होता है, जैसे हमने लिखा टू प्ले, टू ईट, टू सिंग, टू बी, टू हैव। ये जो वी नोट होता है, जब वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, जब वर्ब की शुरुआत जो लिखावट हो रही थी, तब जो इसका मेन फॉर्म था, ऐसे टू प्ले, टू ईट, टू सिंग, टू बी, टू हैव, एक्चुअली कुछ नहीं होता है, V1 टू के साथ V1 का प्रयोग होता है। यहाँ से फिर जो है V1 या V5 का प्रयोग हुआ। तो अगर दी प्ले की बात करें तो V1 हो जाएगा PLAY प्ले, और इसकी V5 की बात करेंगे तो PLAYS प्लेज। उसी तरह से इसका V2 की बात करेंगे तो ये V2 जो है अपने साथ D या ED लेता है। V3 भी क्या हो जाएगा, PLAYED प्लेड। और V4 क्या हो जाएगा, PLAYING प्लेइंग। उसी तरह से ईट का, तो ये हो जाएगा ईट या ईट्स, ये होगा एट, ये होगा EATEN ईटिन, और ये होगा EATING ईटिंग। उसी तरह से ये हो जाएगा SING सिंग, सिंग्स, sang, sung, सिंगिंग। ये होता है एम, इज, आर, वाज, व,
बीन, बीइंग, हैव, हैज, हैड, हैड, हैविंग। नेक्स्ट स्लाइड कैसे आएगा? तो वर्ब के 5 रूप होते हैं। इसमें से हमने जो है आपका ये तीनों जो है एक्शन वर्ब है, और ये क्या है? नॉन एक्शन है। ये एक्शन वर्ब है और ये क्या है? नॉन एक्शन वर्ब है। तो वर्ब के 5 रूप होते हैं। तो मैंने वर्ब के नोट में आपको 2 पॉइंट बताया। एक तो हो गया एक्शन और नॉन एक्शन, है ना। और वर्ब के कितने रूप होते हैं? वर्ब के 5 रूप होते हैं, है ना। अब थोड़ा सा वर्ब के तीसरे पॉइंट के बारे में जान लें और यहीं पर हम इसको फिनिश करेंगे। इसको हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। चूंकि बाय नेचर वर्ब जो है दो होते हैं, एक एक्शन होते हैं, नॉन एक्शन, इसीलिए वर्ब भी दो प्रकार के होंगे। एक जो होता है वो कहलाता है हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा जो कहलाता है वो कहलाता है मेन वर्ब। अब इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब को हम लोग AUXILIARY एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं, और मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। अगर इसकी संख्या की बात करें तो ये अनगिनत होते हैं, और इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या जो होती है वो 24 होते हैं। फिर जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जिसकी संख्या होती है 11, और दूसरा जो होता है वो होता है मॉडल वर्ब जिसकी संख्या होती है 13। इसी को मैं आगे स्लाइड में, यहाँ जगह नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं PHV। इसकी संख्या है 11, और इसमें थोड़ा सा सेकेंड डेड